बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नेक्स्ट वीडियो नंबर 11 ईआरपी की वीडियो नंबर 11 में हम अपनी बाकी दो रिपोर्ट्स एडमिन साइड की बाकी दो रिपोर्ट्स की बात करेंगे। हम परचेज और सेल रिपोर्ट को लास्ट वीडियो में सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एडमिन साइड की बाकी दो रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है उस पर बात करेंगे और दूसरी रिपोर्ट स्टॉक रिपोर्ट पे बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सिर्फ आप उस वक्त जज कर सकते हैं जब आप लोग अपना माल सेल करते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों की सेल्स पे जब आप माल को सेल करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में हम कौन से आर्डर्स यूज़ करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हम आर्डर्स के टेबल्स में से सिर्फ सेल वाले आर्डर्स को पिक करेंगे। सिर्फ सेल्स वाले आर्डर्स पे हम जो है वो सेल्स वाले आर्डर का डाटा पिक करके अपनी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को बनाएंगे। तो इस काम को स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो में जिस तरह से मैंने सेल रिपोर्ट बनाई थी लास्ट वीडियो में, उसी रिपोर्ट को कॉपी करके मैं एक और रिपोर्ट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट को मैं रीनेम कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो आपकी सेल रिपोर्ट को मैंने रीनेम करके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट इसका नाम रख दिया। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। इसके ऊपर बड़ा सा लिखा जा सकता है अगेन टाइटल के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। जब पेज का नाम रखते हुए मैंने वहाँ पे एंड ऐसे यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेज के नाम पे ये जो है आप एंड का या परसेंट साइन यूज़ ना करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हो गई। अच्छा, इस रिपोर्ट में जो है हम लोगों ने क्या शो करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो आपकी सेल रिपोर्ट का डाटा ही यूज़ हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट क्या ओपन हो सकती है? उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप लोग जो है इसका एक्शन बना लें। तो आप अपने रिपोर्ट वाले कंट्रोलर में जाएं और वहाँ पे जाके एक नया एक्शन क्रिएट कर लें। मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेल वाला जो है वो सेल रिपोर्ट वाला एक्शन जो है वो सेम यूज़ किया जा सकता है इस रिपोर्ट के लिए, बल्कि मैं सेल रिपोर्ट वाला एक्शन ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट पेज पे सिर्फ वो वाली चीज़ें भेजनी है जो कि सेल से रिलेटेड है। तो सेल रिपोर्ट वाला एक्शन यूज़ करूँगा और मैं इसका नाम रख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस में से सारे आर्डर्स नहीं पिक कर रहा, बल्कि कौन से आर्डर पिक कर रहा हूँ, सिर्फ वो वाले आर्डर पिक कर रहा हूँ जिनकी टाइप सेल है, क्योंकि सेल आर्डर को ही देख के डिफाइन किया जा सकता है कि आपको ये अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हम सारे आर्डर्स की बात नहीं करेंगे, हम आर्डर्स के टेबल में से सिर्फ सेल आर्डर्स को जो है पिक करेंगे और सेल्स आर्डर की लिस्ट जो है वो अपने व्यू को भेज देंगे। सेल्स आर्डर की लिस्ट भेज देंगे किस व्यू को? प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को हमने अपने सेल्स आर्डर पिक किए और व्यू में पेज पे भेज दिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट वाले पेज पे आ जाएं। क्या वहाँ पे आपको आर्डर का टेबल रिसीव होगा? जी, आर्डर का टेबल रिसीव होगा और लिस्ट जो रिसीव होगी उस लिस्ट में सिर्फ सेल्स के आर्डर के टेबल में से सिर्फ सेल के आर्डर आ रहे होंगे। मैंने हेडिंग चेंज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट इसका नाम रख दिया। इस रिपोर्ट में कॉलम कौन कौन से आपको शो करने होंगे? तो अच्छा, टेबल हमारा वैसे यूज़ हो जाएगा और टेबल्स के आगे ये फॉर ईच लूप भी हमारी वैसे यूज़ हो जाएगी क्योंकि एक ही टेबल हम सेंड कर रहे हैं जिस तरह सेल रिपोर्ट में सेंड कर रहे थे। सारी रिपोर्ट सेल वाली यूज़ की जा सकती है। तो आर्डर नंबर में हम लोग क्या करेंगे? आर्डर नंबर के लिए आप लोगों को जो है, अच्छा यहाँ पे बल्कि हमें कॉलम चेंज करने होंगे। यस, आर्डर नंबर वाला कॉलम चाहिए, आर्डर नंबर वाला कॉलम चाहिए। उसके बाद आर्डर डेट वाला कॉलम चाहिए, यस चाहिए। कस्टमर नेम चाहिए, दिखा लें कस्टमर नेम भी। कस्टमर का ईमेल वाला कॉलम अभी हम नहीं शो करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम उसको शो करेंगे परचेज कास्ट, कि जो आर्डर की परचेज कास्ट कितनी है। आर्डर के जो आर्डर की चीज़ें हमने सेल की हैं वो खरीदी कितने की थी, आर्डर परचेज कास्ट आ जाएगी। और दूसरा कॉलम आ जाएगा आर्डर सेल कास्ट, या इसको आप अल्टरनेटिवली यूज़ ऊपर नीचे चेंज कर लें। इसको आर्डर सेल कास्ट वाला कॉलम पहले दिखा दें, आर्डर परचेज कास्ट वाला कॉलम जो है वो आप बाद में शो कर दें।
और तीसरे नंबर पे आपका मेन कॉलम आ जाएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इससे ग्रास प्रॉफिट कर लें हम, इसको नेट प्रॉफिट जो है वो फुटर में दिखा लेंगे। तो बाकी तीन जो है वो हमें कॉलम नहीं चाहिए होंगे, बाकी ये दो कॉलम नहीं चाहिए। तो हमारी इस रिपोर्ट में जो है वो मैं आर्डर का नंबर दिखाऊंगा, आर्डर की डेट दिखाऊंगा, वो आर्डर किस कस्टमर की तरफ से आया ये नाम दिखा दूंगा, और बाकी जो है उस आर्डर में जो चीज़ें मंगवाई गई हैं वो हमें कितने की पड़ी हैं, वो जो आर्डर उसने मंगवाया उसकी टोटल कितने का आर्डर था, वो आर्डर हमें वो चीज़ें कितने की मिली हैं, और हमें उसमें प्रॉफिट अर्न किया है कि लॉस हुआ है। हो सकता है कि उस आर्डर में उस कस्टमर ने जो चीज़ें मंगवाई हो वो 10,000 का आर्डर हो, और वो जो चीज़ें हमने जो उसको भेजी हैं वो हमें बेसिकली 7,000 की आई हों। तो 10,000 का आर्डर था, जो कि चीज़ें हमने जो है एक्चुअली में 7,000 की परचेज की थी, और हमें 3,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करेगी रिपोर्ट। हम हर आर्डर के में जितनी चीज़ें बिकी हैं उनकी टोटल सेल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, वो उनकी टोटल परचेज प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, और सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस से ये वाला कॉलम बना लेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। और साथ एक्शन वाला कॉलम भी शो कर देते हैं। एक्शन वाला कॉलम अगर आप चाहें तो उस आर्डर की इनवाइस ओपन कर सकते हैं, तो इनवाइस फिर यहाँ पे भी ओपन होगी, और वो जो है वो एज इट इज़, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, व्यू इनवाइस का बटन ऐसे ही रहने दें और उस आर्डर की इनवाइस ओपन कर दी जाएगी। तो मैंने आज आके सिर्फ ये सेंटर में जो है वो तीन कॉलम्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। आर्डर की टोटल सेल कास्ट, आर्डर की टोटल परचेज कास्ट, और आर्डर का ग्रास प्रॉफिट और लॉस जो है वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो नीचे हमें क्या शो करना होगा रिपोर्ट के अंदर, जब फॉर ईच ग्रुप घूमेंगी तो हमें आर्डर के टेबल में से एक तो आर्डर का आईडी दिखाना है, आर्डर की डेट दिखानी है, आर्डर किसने दिया उस बंदे का नाम दिखाना है। जबकि हमें जो है वो दो कॉलम रिमूव करने हैं जिस तरह हमने हेडर से रिमूव किया, और बाकी तीन कॉलम्स में क्या दिखाना है, यहाँ पे हम अपना कोड कर लेंगे। हमें आर्डर के टेबल की बजाय आर्डर के आगे जो एक और टेबल है जिसको आर्डर डिटेल कहते हैं, आर्डर डिटेल के अंदर से हमें उसको जो है वो सम करके इंफॉर्मेशन दिखानी है। सम करके क्या दिखाना है, हमें उसको दिखाना है सम करके, लिम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लें। हमें उसको सम करके दिखाना है उस आर्डर की सेल प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय उस आर्डर की क्वांटिटी को। उस आर्डर में जितनी जितनी चीज़ें मंगवाई गई हैं और उनकी जितनी जितनी क्वांटिटी थी उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवा के हमने उसका जो है वो सम ले लेना है उस आर्डर में। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह से यहाँ नीचे क्या शो करेंगे, आर्डर के आगे हम आर्डर की डिटेल के टेबल में जाएंगे। आर्डर की डिटेल के टेबल में से भी हमें इंफॉर्मेशन सम करनी है, आर्डर की डिटेल के टेबल में भी जो कुछ उसने मंगवाया उन सबको सम करना है। लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करें एक्स गोज टू, या अलबत्ता इस केस में हम जो है वो परचेज प्राइस दिखाएंगे, और परचेज प्राइस को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे आर्डर की क्वांटिटी के साथ। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आप लोगों को। और लास्ट में क्या शो करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आप एक दूसरे से माइनस कर लेंगे, तो आपकी जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपको एक तो ये सेल प्राइस वाला सारी सम को पिक करना है, कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पास कर दें, और दूसरा आपको परचेज प्राइस वाली सारी इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। इसको आप माइनस के बाद यहाँ पे यूज़ कर लें, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने किया क्या है। अगर हम किसी एक आर्डर को पिक कर लें, लेट से आपका आर्डर नंबर 1 जिसमें दो प्रोडक्ट्स मंगवाई गई थी, एक प्रोडक्ट के 2 पीस और दूसरी प्रोडक्ट का 1 पीस। तो हमने इसकी कास्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अगर आपके इस आर्डर को मैं यहाँ से कॉपी करके, इस पोर्शन से कॉपी करके इसको एक्सेल की शीट में ले जाऊँ और वहाँ जाके आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट एंड लॉस की समझ आ सकती है। तो मैं इस आर्डर को कॉपी करके एक्सेल की शीट में पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करने के आपको बात बता रहा हूँ कि ये एक मैंने आर्डर पिक किया, आर्डर नंबर 1। इस आर्डर में आप एक कस्टमर ने आपको दो चीज़ें मंगवाई हैं, प्रायर नंबर 15 और प्रायर नंबर 12 का आर्डर आया है। अच्छा, एक चीज़ उसने 2 पीस मांगे हैं आपसे और दूसरी चीज़ 1 पीस मांगी है। अच्छा, जिस चीज़ के 2 पीस मांगे हैं
वो आप बेसिकली 2100 का परचेज करके लाए हैं एक पीस। उसमें 2100 के दो चीज़ें आप लोगों ने परचेज की थी, और कस्टमर को आप 3200 के वो दो पीस बेच रहे हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो कि उसने एक पीस आपको ऑर्डर किया है, वो बेसिकली आप 1300 रुपये का लेके आए थे, लेकिन कस्टमर को आप जो है वो 1700 का सेल कर रहे हैं। तो आपके ऑर्डर नंबर 1 में कस्टमर ने प्रायर नंबर 15 और प्रायर नंबर 12 आपको ऑर्डर किया है। प्रायर नंबर 15 के दो पीस मांगे हैं और प्रायर नंबर 12 का एक पीस उसने आपको ऑर्डर किया है। अच्छा, जिस चीज प्रायर नंबर 15 के जो दो पीस उसने मांगे हैं, वो आप 2100 का एक पीस लाए हुए हैं, लेकिन बेच उसको 3200 का रहे हैं। और जो एक पीस उसने मांगा प्रायर नंबर 12 का, वो आप बेसिकली 1300 का लेके आए हैं, लेकिन उसको आप वो पीस जो है वो 1700 का सेल कर रहे हैं। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमें कितने की वो चीज़ सेल हो रही है और कितने का वो प्राइस आई है। तो हम बताएंगे कि जो हम चीज़ उसको बेच रहे हैं वो हम दो चीज़ें बेच रहे हैं, और 3200 की दो चीज़ें बेच रहे हैं, यानी 6400 की हम उसको दो चीज़ें बेच रहे हैं, और जो एक चीज़ बेच रहे हैं वो हम उसको 1700 की बेच रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो 1700 की बिक रही है। टोटल 6400 की दो चीज़ें बिक रही हैं और 1700 की एक चीज़ बिक रही है। यानी हमारा आर्डर जो उसको हम टोटल चीज़ें बेच रहे हैं अपने इस आर्डर में, वो 8100 है। ये उसका टोटल बिल बनेगा। लेकिन हमें ये चीज़ें जो 8100 की हमने सेल की हैं, ये एक्चुअली में हमें कितने की आई थी। तो ये दूसरे बॉक्स में जो है उसने ये कैलकुलेशन करके दिखाई है आप लोगों को, कि जो आपने उसको दो चीज़ें बेची हैं, वो एक्चुअली में हर चीज़ आपको जो है वो 2100 की आई थी। हाँ, बेशक आपने वो दो चीज़ें 3200 टोटल 6400 में बेची हैं, लेकिन वो दो प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली आपको 2100 और 2100 में मिली हैं। तो लिहाजा वो दो प्रोडक्ट्स आप 4200 की लेके आए हैं, लेकिन उसको बेच कितने का रहे हैं, 6400 का। और इसी तरह उस आर्डर में जो आप एक चीज़ 1300 की लेके आए थे, वो आप बेसिकली उसको बेच रहे हैं उस एक चीज़ को 1700 का। तो एक चीज़ जो आप 1700 की बेच रहे हैं वो लेके कितने की आए थे, वो 1300 की लेके आए थे। तो टोटल 4200 की दो चीज़ें लेके आए थे और 1300 की एक चीज़ लेके आए थे। तो आप जो चीज़ें तीनों की तीनों लेके आए हैं वो 5500 की लेके आए हैं। और ये तीनों चीज़ें जो उसको आप बेच रहे हैं वो 8100 की बेच रहे हैं, क्योंकि उसकी परचेज प्राइस आप कम चीज़ पर रेट पर चीज़ लेके आते हैं और महंगी करके उसको बेचते हैं। तो इतने की वो चीज़ें आपने उसको बेची हैं तीन, लेकिन वो एक्चुअली में आई इतने की हुई थी। तो इन दोनों का डिफरेंस तकरीबन 2600 बनता है। यानी आपने ये अपने आर्डर नंबर 1 को बेच के 2600 प्रॉफिट अर्न किया है, क्योंकि 6400 की दो चीज़ें आप लोगों ने जो बेची हैं वो एक्चुअली में 4200 की आई हुई थी। और इसी तरह 1700 की जो एक चीज़ बेची है आपने आर्डर में, वो एक्चुअली में 1300 की आई हुई थी। तो टोटल आपने 2600 इन दोनों चीज़ों को बेच के जो है वो सेव कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो यही हमने वहाँ पे कोड में लिखा है। हमने किया क्या है, हमने उसे कहा है कि तुम सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से, और अगर कोई और प्रोडक्ट भी है उसकी भी सेल प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। दूसरी चीज़ को भी सेल प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को सम कर दो, और जितना भी बिल बन रहा है उसको एक कॉलम में दिखा दो। फिर हमने उसको परचेज कास्ट वाला कॉलम बना के दिया। हमने उससे कहा कि परचेज प्राइस जितनी भी है उस चीज़ की, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, और साथ जो है वो दूसरी प्रोडक्ट की भी परचेज प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों को सम करके दूसरे कॉलम में शो कर दो। और तीसरे कॉलम में क्या शो करो, जो पहले कॉलम की वैल्यू बनी थी उसको माइनस करो दूसरे कॉलम की वैल्यू से, दूसरे, और उसको जो है वो डिस्प्ले कर दो तीसरे कॉलम में। ये हमने वहाँ पे अपने कोड में फार्मूला लगाया। अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो तो ये हमारा असल में लॉजिक था। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। उससे मैंने उससे कहा कि तुम आर्डर में जाओ, आर्डर में, और आर्डर में जाके देखो कि आर्डर की सेल प्राइस कितनी थी और कितने पीस उसने मंगवाए, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और साथ अगर उस आर्डर में उसने कोई और चीज़ भी मंगवाई हुई है, उसको भी मल्टीप्लाई करके इन सब चीज़ों को सम कर दो। इसी तरह दूसरा कॉलम कैसे बनाओ, दूसरे कॉलम में तुम उस ऑर्डर की परचेज प्राइस को पिक करो और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर उस ऑर्डर में उसने कोई और चीज़ भी मांगी हुई है, तो उसकी भी परचेज प्राइस को पिक करो और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके इन सब को सम करवा दो। यानी कि तुम सेल प्राइस पिक करो 3200 और क्वांटिटी पिक करो 2, उसको सम कर दो दूसरी चीज़ से जो कि 1700 की है और एक क्वांटिटी है, और इनको आपस में सम कर दो, 8100 का बिल बना दो इस कॉलम में। और दूसरे कॉलम में क्या करो, परचेज प्राइस पिक करो 2200, कितनी परचेज प्राइस थी आपकी, 2100 पिक करो,
2100 परचेज प्राइस पिक करो और क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर सम करो कोई उस ऑर्डर में कोई और परचेज प्राइस भी थी, यस 1300 एक और परचेज प्राइस थी, उसकी क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल बिल बनाओ 5500। ये दो कॉलम बन जाएंगे, एक 8100 का, एक 5500 का। और तीसरे कॉलम में मैंने इसको क्या कहा, शो कर दो कि तुम सेल प्राइस जिस तरह बनाई थी उसको लिखो, यानी 8100 को लिखो और माइनस कर दो जैसे तुमने परचेज कास्ट टोटल बनाई थी, यानी कि 5500, और इन दोनों का डिफरेंस दिखा दो। तो मैं आपको ये रिपोर्ट चला के दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आएगी कि इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली जो है एक सेल आर्डर अभी तक हमारी डेटाबेस में, वो सेल आर्डर इस रिपोर्ट में शो होगा। इसको चला के चेक करते हैं। मैं आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को रन कर रहा हूँ। तो ये देखें, वो कहता है अभी तक आप प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो आपको सिर्फ एक ही आर्डर आया, आर्डर नंबर 1, जो कि ट्यूसडे 5 मई को आया था। जिशान ने आर्डर दिया था और उस आर्डर में टोटल आपने जो चीज़ें बेची हैं वो 8100 की बेची हैं। अच्छा, वो चीज़ें एक्चुअली में जो बेची हैं वो आई आपको 5500 की थी, और आपने जो है 8100 माइनस 5500 2600 जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस इनवाइस की डिटेल देख सकते हैं कि इस आर्डर में जिसमें आपने 2600 कमाया है, वो एक्चुअली में 8100 का आर्डर क्या था। व्यू इनवाइस पे क्लिक करें तो आपके सामने ये आर्डर खुल जाएगा। आर्डर नंबर 1 जिशान ने दिया था, उसमें उसने 3200 की टू चीज़ें ऑर्डर की थी और 1700 वाली एक चीज़ ऑर्डर की थी। टोटल 8100 का ऑर्डर था, लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन में उसकी परचेज प्राइस भी निकाल ली है, उसकी परचेज प्राइस भी दिखाई है कि वो 8100 के ऑर्डर एक्चुअली जो है वो 5500 की आपको चीज़ें पड़ी थी, और वो जो है 2600 आप लोगों का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से अभी इसमें क्योंकि एक आर्डर सेव है तो इसलिए एक आर्डर श्योर है। अगर बाकी आर्डर्स भी होंगे तो वो भी यहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंट आर्डर्स यहाँ पे शो होंगे। हर आर्डर कितने की सेल हुई, कितने का वो माल आया था और कितना प्रॉफिट कमाया वो यहाँ पे शो होगा। और एट द हेड हम फुटर में जो है वो सम करके सारी वैल्यूज को शो कर सकते हैं। सम वाला फार्मूला अभी हम लगा लेते हैं, फ्यूचर में जैसे नई सेल जाके सेव होंगी वो भी इस रिपोर्ट में ऐड अप होती जाएंगी। तो सम करने के लिए भी आप लोग जानते हैं कि हमने पहले काम किया हुआ है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, फॉर ईच लूप से पहले बेशक बना लें या टेबल से बाहर एक वेरिएबल बना लें। इसका नाम आप रख लें नेट प्रॉफिट। वेरिएबल का नाम है नेट प्रॉफिट, जिसमें बाय डिफॉल्ट मैंने जो है वो 0 रख दिया है। अच्छा, इस वेरिएबल को जो है वो ब्रैकेट में कवर करना होगा एट द रेट के साथ, साइन के साथ। तो ये हमने एक वेरिएबल बना लिया टेबल के बाहर। इस वेरिएबल का नाम है नेट प्रॉफिट, जो बाय डिफॉल्ट 0 है। और जैसे ये लूप चलेगी तो नेट प्रॉफिट में जो है वो वैल्यू ऐड अप होती जाएंगी इस लूप के अंदर, यानी जब टेबल की रो बन रही होगी तो यहाँ पे हम जो है नेट प्रॉफिट के अंदर वैल्यू जो है वो सम करवाते जाते हैं। नेट प्रॉफिट वाला वेरिएबल यूज़ कर लें आप यहाँ पे। नेट प्रॉफिट, सॉरी, नेट प्रॉफिट का वेरिएबल में वैल्यू जो है वो ऐड करवाते जाएं। कौन सी वैल्यू जो आप एक्चुअली में नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं, कौन सा नेट प्रॉफिट, सेल प्राइस और क्वांटिटी के सम को मल्टीप्लाई करके परचेज प्राइस में से जो माइनस करते थे, ये वाला जो है आप सारी वैल्यू जो है वो नेट प्रॉफिट में डालते चले जाएं। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, एट द रेट यूज़ करें,
अच्छा, वो यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि ये क्या एरर शो कर रहा है इसको। हमने बेसिकली ये जो है ये सारी सम और परचेज और सेल को आपस में जो है वो सिलेक्ट करके कॉपी किया है और उसको इस लाइन पे नेट प्रॉफिट पे पेस्ट किया था और आगे सेमीकोलन लगा दिया था। एरर वो क्या दे रहा है यहाँ पे? एरर वो दे रहा है कि ये इसका रिज़ल्ट डेसिमल में आएगा और आप उसको इंटीजर में रिसीव करने की कोशिश करें। डेसिमल रिज़ल्ट को इंटीजर वेरिएबल में रिसीव नहीं किया जा सकता, तो हमारा वेरिएबल इंटीजर नहीं होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, अब देखें एरर रिमूव हो गई है। नहीं, अभी भी वो एरर शो कर रहा है। वो कहता है कि आपका जो डेसिमल हो सकता है क्वेश्चन मार्क के साथ हो, यानी हो सकता है उसमें नल वैल्यू हो, लेकिन आप उसको फिक्स डेसिमल में रिसीव करें, यानी आपको श्योर है कि वैल्यू आनी है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुछ नल वैल्यूज़ हों सेल प्राइस में, परचेज प्राइस में या क्वांटिटी में। तो मैं उससे कह दूंगा ठीक है, हम श्योर उसको डेसिमल में रिसीव नहीं करेंगे, हमारा भी डेसिमल जो है वो नल लेबल हो सकता है, उसमें भी हो सकता है वैल्यू ना हो। तो हम एक ऐसा डेसिमल वेरिएबल ले रहे हैं जो कि नल लेबल है, जिसमें हो सकता है नल वैल्यू रिसीव होनी हो। तो तुम नल वैल्यू भी रिसीव करना, लाजमी नहीं तुम्हें डेसिमल रिसीव करना है, बल्कि हो सकता है डेसिमल नल वैल्यू आ रही हो तो तुम फिर नल भी रिसीव कर लीजिएगा, कर लेना। तो अब उसने जो है ये आपकी एरर रिमूव कर दी है। एक तो कह रहा था कि इंटीजर नहीं है, डेसिमल है, हमने डेसिमल में रिसीव करने की कोशिश की, उसने कहा नहीं, अगर नल वैल्यू आ गई तो मैंने कहा ठीक है, डेसिमल में नल वैल्यू भी रिसीव कर देना, डेसिमल के साथ है क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो जब ये टेबल रुक जब ये लूप चलेगी तो आपकी सारी जो है वो ग्रास प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होकर नेट प्रॉफिट वाले वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद आप फुटर में एक रो और बना लें, उस रो में जो है वो कितने सेल बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स फिर से क्रिएट कर लें। तो 7 सेल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7, 7 सेल क्रिएट कर लिए हैं। और आखिरी बल्कि सेकंड लास्ट सेल में जो है मैं उसको 6 सेल में मैं लिख 5th सेल में मैं लिख रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट और लॉस, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ एट द रेट नेट प्रॉफिट वाला वेरिएबल लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसको चेक करते हैं क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम इस पेज को रन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेज को। अभी तक हमारा सिर्फ एक ही सेल आर्डर है, सेल आर्डर नंबर 1। जब बाकी आर्डर्स आ जाएंगे तो वो भी इस लिस्ट में शो होने लगेंगे, हम उन आर्डर्स को भी देख लेंगे वन बाय वन। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो रही है। इसमें देखें सेल वाले आर्डर सारे पिक होंगे, पेज को भेजे गए हैं। सारे आर्डर नहीं पिक किए, सिर्फ वो वाले आर्डर पिक किए जिनकी टाइप सेल है। पेज पे भेजने के बाद उनमें से कुछ कॉलम को सिलेक्ट किया है, उनकी परचेज कास्ट सेल कास्ट निकाली है, सेल कास्ट माइनस परचेज कास्ट किया तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। और हमने सारे प्रॉफिट को भी टोटल लूप घुमा के एंड पे फुटर में भी डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये देखिएगा एक ही आर्डर है जिशान की तरफ से आया था, 8100 की चीज़ें उन्होंने मंगवाई थी, जो कि एक्चुअली में 5500 की आई थी। तो 2600 आपका प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट भी आपका फिलहाल जो है वो 2600 है, क्योंकि अभी बाकी आर्डर जो है वो भी हम डेटाबेस में जैसे जैसे आर्डर ऐड करेंगे यहाँ पे वो भी आर्डर जो है वो शो होने लग जाएंगे। अगर आप चाहें तो आर्डर नंबर 1 की डिटेल देख सकते हैं, व्यू इनवॉइस पे क्लिक करें तो आपको आर्डर नंबर 1 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि उसमें ज़िशान ने क्या आर्डर दिया था। नेक्स्ट जिस रिपोर्ट की अब हम बात कर रहे हैं वो हमारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के बाद जो है वो स्टॉक रिपोर्ट है। तो स्टॉक रिपोर्ट को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट। स्टॉक रिपोर्ट के लिए हमें अपने विजुअल स्टूडियो में एक और जो है वो रिपोर्ट के लिए एक और व्यू बनाना होगा। तो मैं सेल रिपोर्ट को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टॉक रिपोर्ट। बन गई स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट तब तक ओपन नहीं होगी जब तक कि आप इसका रिपोर्ट्स के अंदर जाके एक्शन नहीं बना लेते। तो मैं जो है वो यहाँ पे एक एक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। आप चाहें तो सेल रिपोर्ट वाला कोड कॉपी कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट का मैं नाम रख रहा हूँ स्टॉक रिपोर्ट।
और ये रिटर्न क्या करेगा आपको, ये आपको उस व्यू पे ले जाएगा, स्टॉक रिपोर्ट के नाम वाले व्यू पे ले जाएगा, तो रिटर्न व्यू करेगा ये। अच्छा, इस पेज पे भेजना क्या है, इस पेज पे हम जो है वो प्रोडक्ट्स की सारी प्रोडक्ट्स भेजेंगे जिनका हमें स्टॉक देखना है। तो मैं एक वेरिएबल लूँगा प्रोडक्ट के नाम से, और डेटाबेस से प्रोडक्ट्स के टेबल से सारी प्रोडक्ट्स पिक करके उसको जो है वो एक लिस्ट की फॉर्म में बना के पेज पे भेज रहा हूँ। डेटाबेस डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट, उसकी लिस्ट बना के भेज दी। तो मैंने डेटाबेस से सारी प्रोडक्ट्स को पिक किया और उन सारी प्रोडक्ट्स को पी वेरिएबल में रख के पेज भेज दिया। किस पेज को भेज दिया, स्टॉक रिपोर्ट वाले पेज को भेज दिया। फ्रंट एंड पे मैं क्या करूँगा, स्टॉक रिपोर्ट वाला पेज ओपन करें। स्टॉक रिपोर्ट वाला पेज मैंने सेल रिपोर्ट को कॉपी करके पेस्ट किया। अच्छा, इसके ऊपर जो आपको मॉडल पहुंचेगा वो ऑर्डर टेबल का नहीं पहुंचेगा बल्कि प्रोडक्ट टेबल का पहुंचेगा, क्योंकि मैंने भी आपके सामने कंट्रोलर में कोड किया और वहाँ पे मैंने बता दिया है कि कंट्रोलर से हम जो है बेसिकली प्रोडक्ट्स के सारे टेबल की लिस्ट को जो है वो पेज पे भेज रहे हैं, व्यू को भेज रहे हैं। तो फिर स्टॉक रिपोर्ट में जो मॉडल में जो टेबल रिसीव होगा वो प्रोडक्ट का टेबल होगा। ऊपर आप लिख सकते हैं इस रिपोर्ट को कि ये स्टॉक रिपोर्ट है। अपनी मेन हेडिंग को भी आप जो है वो टाइटल के अलावा चेंज कर सकते हैं। ये स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट में आप लोगों ने उसको क्या क्या दिखाना है, इसमें हमें ये एक्शन वाला बटन नहीं चाहिए होगा, तो हम एक्शन वाला कॉलम सबसे पहले रिमूव करते हैं। हमने कोई इनवॉइस नहीं ओपन करनी इस केस में। और हमें कॉलम कौन से चाहिए होंगे ये डिसाइड कर लेते हैं। हमें कॉलम चाहिए होंगे, हमें कॉलम उसको दिखाने चाहिए प्रोडक्ट का नेम, आपको प्रोडक्ट की पिक्चर दिखानी चाहिए, उसको प्रोडक्ट का नेम दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस दिखानी चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन शो करनी चाहिए, परचेज प्राइस दिखा दें, उस प्रोडक्ट की करंट परचेज प्राइस क्या चल रही है, इस प्रोडक्ट की करंट सेल प्राइस क्या चल रही है, सारा कुछ आपको जो है प्रोडक्ट के टेबल से मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप इसकी जो है वो स्टॉक वैल्यू दिखाएं, अवेलेबल स्टॉक दिखा दें कितना इस वक्त पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने ये रिपोर्ट बनाई है अवेलेबल स्टॉक दिखा देंगे। ये कॉलम बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बन रहे हैं, तो नीचे फॉर ईच लूप में भी 6 कॉलम होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे क्या क्या शो कराना है, हमारे मॉडल में कौन सा टेबल आ रहा है, मॉडल में प्राइड का टेबल भेजा जा रहा है कंट्रोलर से। तो आप इसका नाम भी कह देंगे, मॉडल में जो टेबल आ रहा है वो पी है। ओ भी लिख सकते थे लेकिन हम इसको पी डिक्लेयर करेंगे, पी का टेबल आ रहा है, प्राइड का टेबल आ रहा है। और प्राइड के टेबल से तुमने दिखाना है पी डॉट प्राइड के टेबल से तुमने सबसे पहले प्राइड की पिक्चर दिखानी है। दूसरे नंबर पे तुमने प्राइड के टेबल से प्राइड का नेम दिखाना है। तीसरे नंबर पे तुमने प्राइड के टेबल से प्राइड की डिस्क्रिप्शन दिखानी है। चौथे नंबर पे प्रोडक्ट के टेबल से प्रोडक्ट की परचेज प्राइस दिखानी है। एंड फिफ्थ नंबर पे प्रोडक्ट के टेबल से प्रोडक्ट की सेल प्राइस दिखानी है। इसके अलावा वो आपके पास प्रोडक्ट कितनी पड़ी हुई है वो किस टेबल पे होगी, प्रोडक्ट के टेबल का लिंक है आप लोगों के आर्डर डिटेल टेबल के साथ। तो प्राइड के टेबल से आर्डर डिटेल के टेबल में चले जाएं और आर्डर डिटेल के टेबल के अंदर जाके आप लोगों ने सम दिखाना है, सम क्वांटिटी दिखा दें, सारी क्वांटिटी का सम करके दिखा दें, तो इतनी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर से उस प्रोडक्ट की आर्डर डिटेल में चले जाएं कि वो प्रोडक्ट कब कब आर्डर दी गई है, आर्डर डिटेल के टेबल में आ जाएं। आर्डर डिटेल के टेबल प्रोडक्ट से लिंक है और वहाँ बता दें लेमडा एक्सप्रेशन के साथ एक्स गोज टू, हमें किस चीज़ को सम करके दिखाना है, प्रोडक्ट आर्डर डिटेल के अंदर क्वांटिटी को सम करके दिखाना है। तो ये आपकी जो है ये टोटल जो है ये अवेलेबल क्वांटिटी आ जाएगी, हर एक चीज़ कितनी कितनी अवेलेबल है। इसको चेक करते हैं, ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है, स्टॉक रिपोर्ट।
प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, और प्रोडक्ट जो है वो कितनी ऑर्डर की गई है, कितनी पड़ी है हमारे पास। तो प्रोडक्ट डॉट ऑर्डर डिटेल के अंदर जाके उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को सम कर लिया है। अब ये सम पे थोड़ी सी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की पिक्चर पे भी थोड़ा सा काम करना होगा। प्रोडक्ट की पिक्चर ऐसे डिस्प्ले नहीं होगी, यहाँ पे आपको इमेज का टैग लगाना होगा, इमेज की हाइट स्पीड सेट करनी होगी आप लोगों को। और इमेज का सोर्स बताना होगा। इमेज का सोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप बताते हैं @URL डॉट इमेज के कंटेंट्स बताने होते हैं, और कंटेंट्स में ये आ जाएगा, प्रोडक्ट की पिक्चर आ जाएगी, और ये टैग पिक्चर वाला क्लोज हो जाएगा। अब पिक्चर भी शो हो जाएगी। अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो स्टॉक रिपोर्ट ओपन करने लगा हूँ। ये कौन कौन सी प्रोडक्ट स्टॉक में कितनी पड़ी है वो हम डिस्प्ले करने लगे हैं। इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट है वो हमें करनी होगी, और फिर हमारी स्टॉक रिपोर्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली। स्टॉक रिपोर्ट जब लोड हो रही होगी, ये प्राइड के टेबल से इंफॉर्मेशन को पिक करेगी, और हर प्राइड की पिक्चर, उसका नाम, उसकी सेल प्राइस, डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस, और उसकी आर्डर वाले टेबल से जो है वो क्वांटिटी को सम करके पिक कर लेगी। अच्छा, स्टॉक आपका बढ़ता कब है? जब जब आप माल परचेज करते हैं आपका स्टॉक बढ़ता है, और जब जब आप चीज़ें सेल करते हैं आपका स्टॉक जो है वो, आपकी चीज़ें जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप जो है एक शूज़ 100 पीस परचेज़ किए हैं तो उसका स्टॉक 100 बढ़ जाएगा। अगर आपने जो है वो एक पीस सेल कर दिया तो 99 रह जाएगा। तो लैपटॉप बैग वो कह रहा है आपके पास 0 पड़े हुए हैं, टी शर्ट 39 पड़ी हुई हैं, लेडीज़ बैग 10 पड़े हुए हैं, लेडी जीन्स 1 पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है। वैसे हमारे कॉलम प्रॉपर्ली सारे आ रहे हैं, स्टॉक रिपोर्ट में अवेलेबल स्टॉक भी आ रहा है, लेकिन अवेलेबल स्टॉक अभी हमारा ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं आ रहा। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डेटाबेस में वापस आ रहे हैं, देखें ये नीचे वाले जो ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3 और ऑर्डर नंबर 4, ये माल परचेज हुआ है, ठीक है। 15 पीस आए, 15 पीस आए, 10 पीस आए, 12 पीस आए, 12 पीस आए। लेकिन जो ऑर्डर नंबर 1 है आप लोगों का, ऑर्डर नंबर 1 ये बेसिकली सेल का ऑर्डर था, और इसमें 2 पीस सेल हुए, 1 पीस सेल हुआ। तो हमें करना ये है कि हमने अपने ऑर्डर्स के टेबल में जाके जब माल सेल हुआ करेगा उसकी क्वांटिटी को माइनस में लिखा करना है कि 2 पीस सेल हुए हैं, सेल का ऑर्डर आया है। तो हर सेल ऑर्डर में क्वांटिटी जो होगी वो माइनस, यानी 2 पीस का ऑर्डर आया तो दो दो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, 1 पीस का ऑर्डर आया तो 1 क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हाँ, जब माल परचेज करेंगे वो क्वांटिटी पॉजिटिव में होगी। ठीक है, 15 पीस आ गए हमारे पास, 15 पीस और का परचेज कर लिए, 10 पीस परचेज कर लिए, 12 12 पीस और परचेज कर लिए। लेकिन जब कोई ऑर्डर देगा कि हमने माल खरीदना है, सेल होगी, तो आपके वो पीस कम होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। तो डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सेल को डेटाबेस में माइनस होकर सेव होना चाहिए। तो हमें क्या चेंज, कहाँ जाके चेंज करना होगा? आपको जहाँ पे सेल सेव होती थी डेटाबेस में, यानी जहाँ आपका ऑर्डर बुक होता था, होम के अंदर, होम कंट्रोलर में, जहाँ पे आपका ऑर्डर बुक होता था डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे, यानी पहले आपका जो है वो ईमेल जाती थी, उसके बाद एसएमएस जाता था, उसके बाद डेटाबेस में ऑर्डर बुक होता था। यहाँ पे क्वांटिटी जो सेव होती थी ना, आपने बस ये करना है कि क्वांटिटी जो डेटाबेस में भेजनी है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय -1 करके डेटाबेस में भेजना है, ताकि आपकी जो भी क्वांटिटी होगी, 2 पीस, 5 पीस, 3 पीस, 1 पीस, वो मल्टीप्लाई बाय -1 होकर जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगी। यानी अगर 2 थी तो मल्टीप्लाई बाय -1 हुआ तो -2 होकर डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगी। अगर 5 थी तो मल्टीप्लाई बाय -1 हुआ तो -5 होकर डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो अब आपका जब भी सेल ऑर्डर सेव होगा डेटाबेस में, तो क्वांटिटी माइनस के साथ सेव होगी, तो क्या आपके स्टॉक रिपोर्ट को एडजस्ट किया करेगी। अब रिपोर्ट ओपन करके देखते हैं कि उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आप लोगों के सामने स्टॉक रिपोर्ट को एक बार फिर ओपन कर रहा हूँ। तो हमने डिसाइड ये किया कि जो जो माल आपका परचेज होता है, परचेज वाले टेबल में क्वांटिटी सही सेव हो रही है,
क्वांटिटी प्लस के साथ ही सेव होनी चाहिए, लेकिन सेल के वक्त क्वांटिटी के साथ जो है वो माइनस लगा होना चाहिए। अगर 2 पीस सेल हुए हैं, 3 पीस सेल हुए हैं, 10 पीस सेल हुए हैं, 1 पीस सेल हुआ है, तो माइनस डेटाबेस में जाके सेव होना चाहिए, ताकि स्टॉक रिपोर्ट में माइनस और प्लस आपस में एक दूसरे से कटें। तो 10 पीस अगर आए हैं और 2 पीस सेल हो गए तो 8 पीस स्टॉक में शो होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कोडिंग में जाके सेल वाले पेज का जो ऑर्डर बुक होता है वहाँ पे सेल की क्वांटिटी जहाँ पे डेटाबेस में जेड होती है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई पे -1 करवा दिया, ताकि उसकी क्वांटिटी 2 पीस 3 पीस 1 पीस जो भी था वो माइनस में जाके सेव हो। अब स्टॉक रिपोर्ट जो है ये एक्चुअल आ रही होगी। ये देखिए डाटा शो हो रहा है। वो कह रहा है लेडीज जीन्स आपने कभी खरीदी नहीं थी, लेकिन 1 पीस बेच दिया उसको आपने, उसका ऑर्डर आया हुआ आप लोगों को। जीन्स पैंट आपके पास 13 पीस पड़े हुए हैं। जीन्स पैंट देखते हैं कि 13 पीस कैसे पड़े हुए हैं। डेटाबेस में जाएं। अच्छा, जीन्स पैंट जो है ये प्रायर नंबर 15 थी। प्रायर नंबर 15 जीन पैंट कितनी परचेज की थी आपने, ये 15 पीस परचेज हुए हैं कभी, और ये सेल कितने हुए हैं, प्रायर नंबर 15 जो है वो 2 पीस सेल हुए हैं। यानी एक ऑर्डर आया था जिसमें आपने 2 पीस सेल कर दिए थे, और अभी तक प्रायर नंबर 15 परचेज कितनी हुई है, प्रायर नंबर 15 जो है वो टोटल जो है वो 15 पीस जो है वो परचेज हुए हैं, तो इसलिए वो स्टॉक रिपोर्ट में इसको 13 शो करा रहा है। इस चीज़ को हम चेक करते हैं, हम जीन्स पैंट एक और सेल करते हैं, और साथ ये शॉर्ट्स भी जो है, शॉर्ट्स शॉर्ट्स हमारे पास पड़ी कोई नहीं हुई, अभी ये भी चेक लगेगा हमारे सॉफ्टवेयर में। लैपटॉप बैग कोई नहीं पड़ा हुआ, उसको सेल नहीं करना चाहिए, हमें ये चेक लगाना चाहिए। जैसा कि हमारे पास लेडी जीन्स पड़ी कोई नहीं हुई थी, लेकिन जब वो सेल हुई तो उसने कह दिया कि 0 की बजाय -1 रह गई है। हालांकि हमारे पास चेक होना चाहिए था सेल सेल वक्त के वक्त कि अगर कोई चीज़ स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो वो माइनस भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने जो है वो एक चीज़ बेच दी है, लेकिन वो कभी परचेज नहीं हुई। अगर 10 पीस खरीदे होते, 1 पीस सेल करते तो 9 आ जाता यहाँ पे। हम ये चेक लगा लेंगे फ्यूचर में जाके कि हमारी सिर्फ वही चीज़ सेल हो जो स्टॉक में अवेलेबल है। जो चीज़ ऑलरेडी 0 है, जो हमने कभी परचेज नहीं की, उसको सेल नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अगर हम उसका 1 2 पीस सेल करेंगे तो वो -1 या -2 रह जाएगी हमारे पास। जो आके आई नहीं थी तो वो बिक कैसे गई, तो वो माइनस में स्टॉक चला जाएगा। हम इस ऑर्डर को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा हूँ कि हम अपने जो है वो इनके लिंक्स लगा लेते हैं इन दोनों रिपोर्ट्स के भी। तो मैं एडमिन लेआउट पेज पे जा रहा हूँ, और जहाँ पे हमने परचेज रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट के लिंक लगाए थे वहीं पे हम जो है वो स्टॉक रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट के भी लिंक लगा लेते हैं। @url.action चले। कौन सा एक्शन चले, स्टॉक रिपोर्ट के केस में स्टॉक रिपोर्ट का एक्शन चले जो कि हमने बनाया है रिपोर्ट्स के अंदर। और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के केस में जो है वो एक्शन चले प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का। कहाँ बनाया है हमने, जो है ये रिपोर्ट्स के कंट्रोलर के अंदर बनाया था। रिपोर्ट्स के कंट्रोलर के अंदर अब हमारे पास 5 एक्शन है, और ये जो है ये एक्शन चलना है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का एक्शन। 5 एक्शन कौन से हमारे रिपोर्ट्स के अंदर, स्टॉक रिपोर्ट का एक्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का एक्शन है, परचेज रिपोर्ट का एक्शन है जो लास्ट वीडियो में बनाया था, सेल रिपोर्ट का एक्शन है, और एक इनवाइस का एक्शन है। कोई भी एक्शन हम चला सकते हैं। तो अब हम जो है वो इस पेज को जो है वो एडमिन इंडेक्स पेज को जो हम चला रहे हैं, और हम जो है वो स्टॉक में इम्पैक्ट देखते हैं। मैं एक एक परचेजिंग करूँगा, परचेज के बाद स्टॉक पे इम्पैक्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं एक कुछ चीज़ें सेल करूँगा और देखूंगा उसके आपको दिखाऊंगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपकी डाटाबेस पे, और सारी रिपोर्ट्स बारी बारी ओपन करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो रिपोर्ट्स में जो है वो स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, और स्टॉक रिपोर्ट में देते हैं कौन कौन सी चीज़ कितनी पड़ी हुई है। ये लैपटॉप बैग कभी नहीं परचेज़ किए, कभी नहीं सेल किए, ज़ीरो है स्टॉक में। काफ़ी कुछ कभी सेल कभी परचेज़ नहीं किया। ये लेडीज़ जीन्स आपने बस एक दफ़ा सेल कर दिया, कभी परचेज़ ही नहीं की थी, सेल कैसे कर दी, -1 में है।
ड्रेस पैंट ज़ीरो पड़ी है, शॉर्ट्स मेंस ज़ीरो पड़े हैं, जीन्स पैंट मेंस 13 पीस हैं। तो हम सबसे पहले एक परचेज आर्डर मंगवाते हैं। हम लेडीज़ पैंट 10 पीस परचेज करते हैं, ड्रेस पैंट 10 पीस परचेज करते हैं, शॉर्ट्स 10 पैंट परचेज करते हैं और जीन्स पैंट मेंस ये भी 10 पैंट्स जो हैं वो परचेज करते हैं। तो 10-10 जब चीज़ें परचेज होंगी तो ये -1 से 9 हो जाएगा स्टॉक। ड्रेस पैंट 0 से 10 हो जाएंगी, शॉर्ट्स 0 से 10 हो जाएंगे और जीन्स पैंट मैन जो है वो 13 से 23 हो जाएगी। इन चारों चीज़ों में 10-10 पीस जो हैं वो स्टॉक में ऐड हो जाने चाहिए। तो क्या करना होगा हमें, एडमिन साइड पे हम ऑलरेडी हैं, हम मैनेज परचेजेस में जाएंगे और परचेज करेंगे। हम पैंट्स में गए और चारों टाइप्स की पैंट्स आपके सामने आ गई हैं। तो लेडीज जीन्स को ऐड टू स्टॉक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है मैनेज परचेजेस में फिर जाते हैं और पैंट्स में जाके ड्रेस पैंट को ऐड टू स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक बटन आना चाहिए जिस पे लिखा हो कंटिन्यू परचेजेस और आप दोबारा जो है वो मैनेज परचेज पे पहुँच जाएं। तो आप चाहें तो यहाँ पे इन दोनों सेल्स को मर्ज करके एक बटन लगा सकते हैं इस काम के लिए। तो मुझे एक्चुअली में जाना है परचेज के अंदर, परचेज की कार्ट में, और परचेज की कार्ट में एक सेल मुझे ख़त्म करना है, सेल नंबर 2 ख़त्म करना है और सेल नंबर 1 से बोल कहना है कि तुमने 2 सेल्स की जगह लेनी है। और सेल नंबर 1 के अंदर जो है वो मैं एक बटन लगा दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा कंटिन्यू परचेजेस, साथ एरो के साइन आ जाएंगे और साथ लिखा हुआ आ जाएगा कंटिन्यू परचेज। और इस बटन पे क्लिक होने पे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इस बटन पे क्लिक होने पे हम उससे पहुँचा देंगे कि सेक्शन पे परचेज वाला पेज खुल जाना चाहिए। परचेज वाला पेज कहाँ बनाया था हमने, परचेज वाले एक्शन के अंदर बनाया था, परचेज के नाम से पेज। परचेज के अंदर हमने 3 पेजेस बनाए हुए हैं, एक परचेज का, एक उसकी कार्ट का और एक परचेज के ऑर्डर बुक का। तो परचेज का परचेज वाला पेज खुल जाए कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक होने पे, बल्कि इस एंकर के टैग को थोड़ी सी क्लासेस अप्लाई करके इसकी सेटिंग कर लें, बीटीएन रेड कलर का बटन कर लें और बटन जो है वो पूरी जगह यूज़ करें जितनी भी उसको दी गई है। तो अगर अब मैं आपकी शॉपिंग कार्ट को रिफ़्रेश करूं तो आपकी शॉपिंग कार्ट के साथ नीचे जो है यहाँ पे कंटिन्यू परचेज़ का बटन आ गया है, ठीक है। इस बटन से भी मैं उसी पेज पे जा सकता हूँ और मुझे पैंट्स जो हैं वो बाकी भी दोनों पैंट्स जो हैं वो ऐड टू स्टॉक करनी है, यस कंटिन्यू परचेजेस। और मुझे जो है वो पैंट्स में जाके ये वाली पैंट भी ऐड टू स्टॉक करनी है। और प्लान के मुताबिक हमने 1 नहीं 4 7 और 10 पीस इसके चाहिए थे हमें, 10 पीस हमें इसके चाहिए थे 800 वाली ड्रेस पैंट के, और तकरीबन 1900 वाले शॉर्ट्स हैं मेंस के, इनके भी 10 पीस चाहिए थे, +3 +3 +3। और जीन्स पैंट 2100 वाली के भी 10 पीस चाहिए थे। तीनों चीज़ों के 10 पीस कर लिए। 40 पीस का हम परचेज़ आर्डर देने लगे हैं। ये परचेज़ आर्डर हम किससे माल लेके आ रहे हैं, हम ये डाटा लेके आ रहे हैं काशिफ रियाज से। काशिफ रियाज का जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, काशिफ रियाज का ईमेल आ जाएगा और काशिफ रियाज का जो है वो शॉप की डिटेल आ जाएगी, डेल्टा रोड लाहौर। और हम परचेज नाउ का बटन दबा देंगे। जैसे ही परचेज नाउ का बटन दबाया तो लिखा हुआ आ गया परचेज मेड सक्सेसफुली। ये 10 चीज़ें, टोटल 40 चीज़ें तो तकरीबन 61,990 की हैं। ये आप लोगों ने सक्सेसफुली परचेज कर लिया है। वेंडर की डिटेल आ रही है और बाकी सारी डिटेल आ रही है, टोटल बिल आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी स्टॉक रिपोर्ट में दोबारा। रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक रिपोर्ट में आए, देखें स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आया। हमने ये चीज़ें नहीं मंगवाई, हमने लास्ट वाली 4 चीज़ें 10-10 पीस मंगवाए हैं। लेडीज़ जीन्स 10 पीस मंगवाए हैं, ड्रेस पैंट, शॉर्ट्स एंड जीन्स पैंट। तो लेडीज़ जीन्स -1 से 9 हो गई है, इसका मतलब है 10 पीस ऐड हो गए हैं आपके इसमें। और ड्रेस पैंट और शॉर्ट्स 0-0 थे और अब ये दोनों 10-10 हो गए हैं, इसका मतलब है इसमें भी 10-10 पीस ऐड हो गए हैं। और जबकि जीन्स पैंट मेन जो थी वो 13 थी, उसमें भी 10 पीस ऐड हो गए हैं, ये 23 हो गई है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है आपके स्टॉक में 10-10 पीस ऐड हो गए हैं 4 चीज़ों के। जबकि कुछ चीज़ें अभी भी ज़ीरो हैं, ये भी परचेज़ करनी चाहिए सेल करने से पहले आप लोगों को।
परचेज रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखा दूंगा। परचेज में भी एक नया ऑर्डर आ गया होगा। परचेज में 3 रिकॉर्ड नहीं है, अब इसमें जो है वो 4 रिकॉर्ड हो गए हैं परचेज रिपोर्ट में। कुछ रिकॉर्ड मैंने ऐड करके डिलीट किया है, इसलिए ऑर्डर नंबर 2 3 4 के बाद जो है वो 8 आ गया, क्योंकि मैं भी कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, हम ऑर्डर नंबर 4 जो कि 17 जून को हमने माल परचेज किया है, पेमेंट करके परचेज किया है, काशिफ रियाज साहब से परचेज किया है। इसमें हमने परचेज क्या किया काशिफ रियाज साहब से, तो हमने काशिफ रियाज साहब से जीन्स पैंट, ड्रेस पैंट, शार्ट्स और जीन्स पैंट 4 चीज़ें 10 10 पीस जो है वो परचेज़ किए हैं, और तकरीबन उनको 62,000 पे करके 40 चीज़ें हमने अपने स्टॉक में ऐड कर ली हैं, हमारे गोदाम में आ गई हैं चीज़ें। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो है वो अब सेल्स पे काम करेंगे। अब हम कुछ चीज़ें सेल करके दिखाते हैं। हम जो है वो इन्हीं 4 चीज़ों को जिनको मैंने परचेज़ किया, अगर मैं इनको सेल करूँ, स्टॉक में वापस चलते हैं। 2 2 पीस अगर ये कोई कस्टमर आके ख़रीद ले हमारे से, लेट से ये लेडीज़ जीन्स को आके 2 पीस खरीद लेता है, ड्रेस पैंट के भी 2 पीस खरीद लेता है, शर्ट्स के भी 2 पीस खरीद लेता है, और जीन्स पैंट के भी 2 पीस खरीद लेता है, तो यहाँ पे आपका स्टॉक कम होना चाहिए। लेडीज़ जीन्स 9 से 7 रह जानी चाहिए, ड्रेस पैंट 10 से 8, शर्ट्स 10 से 8 रह जाने चाहिए, और अगर जीन्स पैंट भी वो 2 ही ऑर्डर करता है तो ये भी जो है -2 होके 21 रह जाना चाहिए। इसको चेक करते हैं ये कैसे होगा। तो अब हमें जो है अपनी सेल्स को मैनेज करना है। तो मैं अब कस्टमर एज अ कस्टमर आ रहा हूँ, कस्टमर साइड से लॉगिन करूँगा, कस्टमर साइड पे आऊँगा, लेकिन मैं एक छोटा सा चेक ये लगा रहा हूँ ताकि हम प्रॉब्लम से बच सकें, ये काम जल्दी से हो जाए। तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि होम कंट्रोलर के अंदर जहाँ से हम माल परचेज, जहाँ से ऑर्डर सेल होता था, वहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा ये ईमेल वाला कोड जो है ये मैं कमेंट करने लगा हूँ। ईमेल वाला कोड कमेंट करने लगा हूँ। इसके नीचे कौन सा कोड है, ठीक है, ये आपका एसएमएस वाला कोड भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये कमेंट का बटन आ रहा है, कमेंट आउट दी सिलेक्टेड लाइन यस। और इसके अलावा डेटाबेस में सेव होने वाला कोड मैं कमेंट नहीं कर रहा, डेटाबेस में ऑर्डर सेव होना चाहिए। इससे पहले ये एक लाइन लिखी हुई है कि आप पेपाल की दुनिया में चले जाएं और वहाँ से ऑर्डर पेमेंट करने के बाद आप वापस कहाँ पे आ जाएं, ऑर्डर बुक वाले एक्शन पे। तो मैं इसको भी बाईपास करना चाहता हूँ, मैं इस लाइन को नीचे कर देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। जब मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि हमें डायरेक्ट कहाँ पे ले जाए, हमें डायरेक्ट जो है वो ये व्यू ओपन करवा दे। कौन सा व्यू ओपन करवा दे, ये डायरेक्ट व्यू ओपन करवा दे, बल्कि एक्शन चलवा लें डायरेक्ट, व्यू ओपन ना करवाएं, ऑर्डर बुक वाला एक्शन चलना चाहिए, सॉरी, रिटर्न करा दे, रीडायरेक्ट टू एक्शन, इस एक्शन पे मिले जाए। तो होगा ये, जैसे वो पे नाउ का बटन दबाएगा तो एक्चुअली में वो हमें ऑर्डर बुक वाले एक्शन पे ले जाएगा। ऑर्डर बुक वाला एक्शन चलेगा, ऑर्डर बुक वाले एक्शन में ना ईमेल जाएगी ना एसएमएस जाएगा, बस डेटाबेस में ऑर्डर जाएगा, हमारा टाइम सेव होगा, एसएमएस भी सेव हो जाएंगे, हमारे ईमेल की भी वर्किंग रुक जाएगी। और सबसे अहम लाइन ये डाटा, आपकी पेपाल की लाइन चलने की बजाय वो डायरेक्ट ऑर्डर बुक वाला कोड चलाना शुरू कर देगा। अलबत्ता जब हम एक्चुअली में इस कोड को कंप्लीट कर लेंगे प्राइवेट को, तो हमें जो है ये वाली लाइन भी अनडू करनी होगी, और ये दोनों कोड भी जो है अनकमेंट करने होंगे ताकि ये कोड चलें। फिलहाल के लिए हम जो है वो पे नाउ के बटन पे डायरेक्ट उसको जो है ऑर्डर बुक वाले पेज पे लेके जा रहे हैं ताकि काम मुकम्मल हो जाए। ऑर्डर बुक भी बगैर ईमेल और बगैर एसएमएस के कर रहे हैं, और ऑर्डर बुक पे भी लेके जा रहे हैं बगैर ये वाली लाइन चलाए, बगैर पेपाल की पेमेंट किए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम इस प्रोसेस को चेक कर सकें। तो अब मैं जल्दी से एज ए कस्टमर साइड आता हूँ। तो इंडेक्स कस्टमर वाला पेज मैं ओपन करके इसको रन कर रहा हूँ। कस्टमर के तौर पे आते हैं, और लेडीज़ जीन्स, शॉर्ट्स, ड्रेस पैंट और मेंस जीन्स पैंट के 2 2 पीस में ऑर्डर करता हूँ। मैं आमिर सलीम बन के अब आऊँगा, और आमिर सलीम एज अ कस्टमर जो है वो आपसे कुछ चीज़ें परचेज़ करेगा, सॉरी, आपको ऑर्डर देगा और आपकी सेल्स होंगी। ठीक है, मैं शॉप वाले पेज पे आया, और मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ पैंट्स में, मैं पैंट्स पे क्लिक करूँगा, और मैं सोच समझ के ये लेडीज़ पैंट्स ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ 2 पीस। और यहाँ पे भी बटन होना चाहिए कंटिन्यू शॉपिंग का, यहाँ पे शॉप का बटन, बल्कि यहाँ पे भी बटन लगा लेते हैं कंटिन्यू शॉपिंग का। तो ये है कार्ट होम वाली साइड पे जो कस्टमर की कार्ड बनाई थी उसके एंड पे भी हम एक बटन ऐड कर लेते हैं, जहाँ टेबल बनाया था।
एंड पे एक टीडी ख़त्म कर दें और पहले वाली टीडी को बोलें कि तुमने दूसरे टीडी की जगह भी लेनी है। और यहाँ पे भी हम एक एंकर का टैग लगा लेते हैं और क्लास लगा लेते हैं BTN की, BTN डेंजर की, सेम वही वाली BTN ब्लॉक की। और इस बटन पे क्लिक करके वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा @URL डॉट, ये वाला एक्शन चलेगा। कौन सा एक्शन चलेगा, होम कंट्रोलर के अंदर शॉप वाला पेज दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, किस पे क्लिक करके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंटिन्यू बाइंग, कंटिन्यू शॉपिंग। कोई और सिंबल भी यूज़ किया जा सकता था, मैंने एरो लगा दिए 3। रिफ्रेश करें, यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड अभी और चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करें और आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ पैंट्स में इंटरेस्टेड हैं, पैंट्स पे क्लिक कर लें। तो इसके अलावा आपके पास चारों पैंट्स आएंगे। ड्रेस पैंट को भी ऐड टू कार्ट कर लें, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करें। ये स्टेप देखें, बार बार कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तो हमने सोच लिया कि हमने ये तीनों चीज़ें एक एक पीस ऐड करें, लेकिन कस्टमर को सोचने में टाइम लगता है। वो ज़रूर चाहेगा एक पीस शॉपिंग कार्ट में ऐड करने के बाद मैं पेमेंट करूँ, नॉर्मली एक पीस ही लेने आया होगा, लेकिन अगर वो दूसरा पीस लेने आया है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू शॉपिंग पे जाएगा और वो 8 10 15 20 मिनट आपकी वेबसाइट पे घूम फिर के अगली चीज़ ऐड टू कार्ट करेगा। अभी फिलहाल तो हम इकट्ठे कर रहे हैं ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। तो ये टफ लग रहा है कि कैसे कस्टमर ऐसे करेगा कि बार बार इधर क्लिक करेगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर क्लिक करेगा। एक्चुअली में शॉपिंग करते हुए आपने पहले से कभी डिसाइड नहीं किया होता कि हम यहाँ से जो है वो 8 चीज़ें, एक ये और एक ये पिक करने लगे हैं। वो आप आराम आराम से फैसला कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप जब कोई चीज़ शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं ना, आप नॉर्मली पेमेंट कर देते हैं उसकी, लेकिन इस केस में हमें जो है वो फिर कंटिन्यू शॉपिंग करना है और जल्दी जल्दी हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही प्री प्लान सोचा हुआ कि हमने ये करना है। कस्टमर हालांकि प्री प्लान नहीं होता, वो चीज़ों को आराम आराम से देखभाल के ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, हमने इन सब चीज़ों के दो दो पीस सोचे हुए थे, +2 इसके भी 2 पीस, इसके भी 2 पीस। रेट का फ़र्क आ रहा है ये, क्योंकि सेल हो रही है तो 1300 वाली चीज़ 1700 की है, ये भी ज़्यादा प्राइस आ रही है। सबकी सेल्स के वक्त प्राइस और शो हो रही है कस्टमर को। कस्टमर का बिल बन रहा है 16,760। क्या वो ऑर्डर देना चाहता है? यस, आमिर सलीम जो है वो ऑर्डर देना चाहता है। आमिर सलीम का फ़ोन नंबर है 0554, जो भी उनका फ़ोन नंबर है। आमिर सलीम का ईमेल है amir@hotmail.com और आमिर सलीम की इंफॉर्मेशन है, आमिर की हाउस की डिटेल आ जाएगी। आगे आप जो मर्ज़ी लिख लें। कस्टमर बहुत केयर से अपना होम एड्रेस लिखता है, ज़रूर उसको पता होता है कि ये चीज़ें डिलीवर होनी है, स्पेशली पेमेंट भी करनी है। मैं पे नाउ का बटन दबाऊंगा, आप लोग जानते हैं ना, तो पेपर वाला पेज ओपन होगा, ना ही ईमेल SMS आएगी। मैंने फिलहाल कमेंट कर दिया, तो डायरेक्ट कौन सा पेज आएगा, डायरेक्ट आपका ऑर्डर बुक वाला पेज खुलेगा और आपका जो है वो डाटाबेस में ऑर्डर सेव हो जाएगा। 2 पीस इसके और 2 पीस इसके जो हैं वो डाटाबेस में जाके सेव हो गए हैं। थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, योर आइटम्स विल बी डिलीवर एज पर अवर टर्म्स एंड कंडीशन। 16,760 का बिल बन गया। आमिर सलीम के इस एड्रेस पे ये चीज़ें जो हैं ये डिलीवर कर दी जाएंगी। डन हो गया। अब आपको जो है दोबारा कहाँ जाना है, आपको एडमिन साइट पे जाना है। usama@gmail.com पे मैंने लॉगिन किया। 9211 के साथ और रिपोर्ट्स में आए और अब मैं स्टॉक रिपोर्ट ओपन करके दोबारा देखूंगा स्टॉक में क्या फ़र्क पड़ा। अगर दो दो चीज़ें कम हो जाती हैं आपकी, यानी कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया तो आपका वो स्टॉक कम हो गया होगा। बाकी सारी चीज़ों पे तो नहीं, लेकिन आखिरी 4 चीज़ों पे जो चीज़ 9 थी वो 7 रह गई, जो 10 और 10 थी वो 8 रह गई हैं, और जो 23 थी वो 21 रह गई है। तो जब आप परचेज़ करते हैं आपके माल में 10 पीस का इजाफा हुआ है। जब आपने सेल किया दो पीस, तो उतना उतना जो है जैसे जैसे जितनी जितनी क्वांटिटी आप ऐड करेंगे, सेल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टॉक रिपोर्ट जो है बेहतरीन तरीके से जो है वो अपडेट होगी। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमारी जो है वो डाटाबेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो डाटाबेस में अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो 2 नए आर्डर्स आ गए हैं। आर्डर नंबर 8 जो कि परचेज़ किया आपने माल काशिफ रियाज साहब से। तो अगर आर्डर नंबर 8 की डिटेल में जाया जाए तो आप देख सकते हैं कि आर्डर नंबर 8 में 4 चीज़ें हैं। चीज़ नंबर 12 13 14 15 और सब के 10 पीस जो है वो प्लस हुए हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हुई है। जबकि दूसरा आर्डर कौन सा है, आर्डर नंबर 9
आमिर सलीम ने आपने आमिर सलीम को माल सेल किया है। आर्डर नंबर 9 में आमिर सलीम ने मंगवाया क्या है? तो आर्डर नंबर 9 में भी आमिर सलीम ने 4 चीज़ें को ऑर्डर किया था, वही 4 चीज़ें थी। हाँ, प्राइस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसने चारों चीज़ों के दो पीस जो हैं वो सेल्स माइनस में शो हो रही है, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम परचेज को पॉजिटिव और सेल्स को माइनस में शो किया करेंगे क्वांटिटी को, और इसी के डिफरेंस से स्टॉक रिपोर्ट काम करती है। पॉजिटिव को ऐड अप करती जाती है और माइनस को उसमें से निकाल लेती है। तो अपनी रिपोर्ट से एक दफ़ा चेक कर लें आप लोगों की, स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से अपडेट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखा जा सकता है, इसको बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि आप परचेज और सेल रिपोर्ट काम कर रही है सही। परचेज रिपोर्ट में अब एक नया ऑर्डर आ गया, 3 ऑर्डर्स के अलावा ऑर्डर नंबर 8, ये हमने देख लिया था। परचेज का ऑर्डर आ रहा है काशिफ रियाज साहब से, हमने जो है वो लाहौर जाके डेल्टा रोड से 40 पीस का ऑर्डर दिया था और माल परचेज करके लाए हैं, स्टॉक में ऐड हो गया ये माल। और हम देखते हैं कि आमिर सलीम ने जो सेल का ऑर्डर दिया था क्या वो भी शो हो रहा है। आमिर सलीम का सेल का ऑर्डर 17 जून को जो आया है उसको व्यू इनवाइस करें तो यस आमिर सलीम का ऑर्डर शो हो रहा है, लेकिन आमिर सलीम के ने जो ऑर्डर दिया है 8 पीसीस का, दो पीसीस 8 पीसीस का, तो वो माइनस में क्यों शो हो रहा है? और आमिर सलीम का बिल भी माइनस में बन रहा है। वो इसलिए माइनस में बन रहा है क्योंकि हमने प्लान किया था कि सेल की चीज़ें माइनस के साथ सेल होंगी, तो क्वांटिटी जब माइनस होगी तो फिर तो सारी आपकी रिपोर्ट माइनस में आ जाएगी। तो हमें थोड़ा सा जो है ना, अच्छा सेल और परचेज की रिपोर्ट में नहीं मसला, लेकिन जब उस रिपोर्ट को ओपन करते हैं इनवाइस की रिपोर्ट में मसला है। परचेज में पॉजिटिव क्वांटिटी है वो सही बिल दिखा देता है, लेकिन सेल की जब रिपोर्ट ओपन करते हैं यानी जब वही इनवाइस परचेज का ऑर्डर दिखाती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब वही इनवाइस वाला पेज सेल्स का ऑर्डर दिखाता है जिसमें क्वांटिटी माइनस के साथ सेव की है, तो ये माइनस की वजह से रिपोर्ट का इम्पैक्ट रिपोर्ट ही माइनस में डाटा शो करने लग जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस रिपोर्ट पे एब्सलूट का फंक्शन लगा लेते हैं कि तुमने हमें ये इसके 2 के साथ प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, तुमने हमें नहीं दिखाना, तुमने वैल्यू एब्सलूट कर देनी है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म कर देना है यहाँ पे रिपोर्ट में दिखाते हुए, इनवाइस में दिखाते हुए। डेटाबेस में प्लस माइनस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लस माइनस के डिफरेंस से स्टॉक मेंटेन होना है, स्टॉक रिपोर्ट बननी है। लेकिन जब ये इनवाइस में शो हो रहा होगा, परचेज के केस में वो वैसे ही पॉजिटिव है, वो वैसे ही शो हो जाएगा, और जब माइनस का साइन लगा होगा वो उसको भी जो है माइनस के साइन को इग्नोर करेगा, इसको बस टू पीस दिखाएगा, उसका प्लस या माइनस का इम्पैक्ट को रिमूव कर दिया जाएगा इस रिपोर्ट में दिखाते हुए। तो हमें अपने इन क्वांटिटीज़ को एब्सलूट कर देना चाहिए, क्वांटिटी को भी, और फिर जब अमाउंट बनती है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर उनको भी, और फिर जब नीचे टोटल क्वांटिटी होती है और टोटल अमाउंट होती है, इन चारों चीज़ों को इनवाइस वाले पेज पे एडजस्ट कर लेना चाहिए, इनवाइस वाले पेज पे। तो मैं जल्दी से इनवाइस वाला पेज ओपन कर रहा हूँ। इनवाइस वाला पेज रिपोर्ट्स के अंदर था इनवाइस, और इनवाइस में प्राइस में नहीं क्वांटिटी पे मसला आता है। हमें क्वांटिटी को क्या करना है, हमें क्वांटिटी को मैथ का फंक्शन कॉल करना है, मैथ डॉट एब्सलूट, कि क्वांटिटी को पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखाना, तुम हमें बस क्वांटिटी दिखा देना, प्लस माइनस को इग्नोर करना। मैथ डॉट एब्सलूट ए कैपिटल के साथ फंक्शन कॉल कर लिया। ये फंक्शन एरर दे रहा है, वो कहता है कि आपको अंदर क्वांटिटी जो है वो इंटीजर में पास करनी चाहिए। तो अंदर वाले को हम जो है इन डॉट पार्स कर सकते हैं, इसको इन डॉट पार्स कर लें, लेकिन इन डॉट पार्स फिर कहेगा कि ये क्वांटिटी पहले सेटिंग में होनी चाहिए। तो इस बार हम इंट डॉट पार्स यूज़ करने की बजाय हम जो है वो कन्वर्ट डॉट टू इंट यूज़ कर लेते हैं, इसमें आपको डॉट टू सेटिंग नहीं करना पड़ता। तो मैं इसके अंदर पहले यूज़ कर रहा हूँ कन्वर्ट डॉट टू इंट। इंट हुआ पूछा 32 बिट वाला, 64 32 वाला कर लें, साइज़ वाला स्मॉल इंट इसे कहा जा सकता है, 4 साइज़ का। ठीक है, तो आप इसको कर सकते थे। मैथ डॉट एब्सलूट फंक्शन ने आपसे कहा कि आपको अपनी क्वांटिटी को पहले जो इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो हम इंट डॉट पार्स यूज़ कर सकते थे। इंट डॉट पार्स लिखते तो यहाँ पे डॉट टू सेटिंग लिखना पड़ना था क्वांटिटी के साथ, तो हमने इंट डॉट पार्स यूज़ करने की बजाय इस बार कन्वर्ट डॉट टू इंट कर लिया है। तुम क्वांटिटी को डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो, हमने क्वांटिटी को पहले सेटिंग में नहीं कन्वर्ट करना, तुम बस इंटीजर में कन्वर्ट करो। अच्छा, यही वाला काम अगर मैं अब रिपोर्ट रिफ्रेश करूं तो ये प्रायर क्वांटिटी माइनस की बजाय जो है ये प्लस या माइनस का इम्पैक्ट जो है ये लूज़ कर देगी, ये अब आपको बस क्वांटिटी दिखाई करेगी। देखें टू 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 प्लस और माइनस का साइन के साथ खत्म हो गया, एब्सोल्यूट हो गई है वैल्यू। अच्छा, फुटर में भी अभी 3 जगह और करनी है, अमाउंट कैलकुलेट करते हुए भी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट का इम्पैक्ट लेके आना है, और फुटर में भी। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं।
यहाँ पे भी क्वांटिटी दो जगह यूज़ हो रही है, तो ठीक है। इन डॉट पार्ट्स के ऊपर हम जो है वो एब्सलूट का फंक्शन लगा लेते हैं कि ये जो है मैथ डॉट एब्सलूट करके दिखाना क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी को तुमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है उसको तुमने हमें एब्सलूट करके दिखाना है। और ये जो नीचे भी जो क्वांटिटी यूज़ हो रही है इसको भी मैथ डॉट, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ना दिखाना। ठीक है, डाटाबेस में नेगेटिव शो हो रही है लेकिन रिपोर्ट में तो कम से कम नेगेटिव ना दिखाओ, एब्सलूट कर दो, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को उड़ा दो डिस्प्ले के वक्त। इसी तरह जहाँ पे नीचे टोटल बनता है, टोटल क्वांटिटी बनती है, इन डॉट पार्ट्स होता है, वहाँ पे भी हम उसे कहेंगे कि तुम इसको जो है वो सारी चीज़ को जो करते हो इसको तुम क्वांटिटी को भी जब टोटल करते होगे तो तुमने माइनस 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 को इग्नोर करना, तुमने समझना है बस ये एक एब्सलूट वैल्यू है, ना इसका प्लस है ना इसका माइनस है, बस टू का मतलब टू है, इसको टोटल करते जाओ, माइनस प्लस को इग्नोर कर दो। और इसी तरह टोटल अमाउंट में भी जहाँ पे क्वांटिटी यूज़ हो रही है नीचे एंड पे, इसके ऊपर भी हम जो है वो मैथ डॉट एब्सलूट का फंक्शन लगा सकते हैं। और ये इन डॉट पार्ट्स ऑलरेडी पहले किया हुआ था हमने, और इसको हमने कवर कर लिया। अगर मैं हम यहाँ पे कन्वर्ट डाट टू इंट भी कर सकते थे लेकिन उस केस में फिर हमें ये डाट टू सेटिंग करने की जरूरत नहीं थी। इन डॉट पार्ट्स आपसे रिक्वायर्ड करता है कि अंदर वाली चीज़ पहले जो है वो डाट टू सेटिंग की गई हो, ऑलरेडी किया हुआ है हमने इसको डाट टू सेटिंग, तो ठीक है। इन डॉट पार्ट्स वाली चीज़ जो हो रही थी उसको हमने मैथ डॉट एब्सलूट कर दिया। चारों चीज़ों को मैथ डॉट एब्सलूट के साथ हमने एब्सलूट कर दिया। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इस रिपोर्ट को, तो क्वांटिटी भी ये भी एब्सलूट हो गई, अमाउंट भी एब्सलूट हो गई, फुटर में टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट भी एब्सलूट हो गई। तो अब जब सेल इनवाइस सेल की ओपन होगी तो सेल में बेशक क्वांटिटी डाटाबेस में माइनस है लेकिन यहाँ रिपोर्ट में वो उसको एब्सलूट करके दिखाएगा। इस तरह अमाउंट को भी, क्वांटिटी को भी, टोटल क्वांटिटी को भी, टोटल अमाउंट को भी। और जब परचेज की रिपोर्ट आप ओपन करेंगे तो उसमें तो वैसे ही वैल्यू माइनस की नहीं थी, वो तो वैसे ही पॉजिटिव थी। और उसको अलबत्ता उसको भी वो एब्सलूट कर रहा है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी ख़त्म करेगा, बस उसको नॉर्मल दिखाएगा आपको। तो परचेज़ की रिपोर्ट में तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सेल्स के केस में वो क्योंकि माइनस शो करना था तो हमने उसको समझा लिया कि नहीं तुम माइनस प्लस ना शो करो, बस एब्सलूट करके वैल्यू को दिखाओ। तो हमारी अब स्टॉक रिपोर्ट भी अच्छे से अपडेट हो रही है, परचेज रिपोर्ट की भी इनवाइस अच्छे से ओपन हो रही थी। सेल रिपोर्ट के केस में जब यही इनवाइस ओपन होती थी, जब सेल ऑर्डर ओपन किया जाता था इसी एक इनवाइस पे, इनवाइस को तो पेज आप लोग जानते हैं एक ही बनाया था, तो उस केस में माइनस क्वांटिटी माइनस के फॉर्म में आ रही थी, हमने उसका इम्पैक्ट एब्सलूट कर लिया। एक फोर्थ नंबर रिपोर्ट थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें देखना होगा क्योंकि उसमें भी हम जो है वो सेल्स आर्डर दिखा रहे होते हैं, सेल होता है माल तो प्रॉफिट निकलता है या लॉस का पता चलता है ना, तो हो सकता है वहाँ पे भी कुछ माइनस आ रहा हो। जी ये देखें आपके दोनों आर्डर में सारी चीज़ें माइनस आ रही हैं। आपने जो आमिर सलीम को माल भेजा है 16,760 रुपये का, वो माइनस 16,760 आ रहा है क्योंकि क्वांटिटी माइनस में सेव हुई है सेल्स की। वो माल ख़रीदा आपने 12,000 का था, बेचा 16,000 रुपये का है, और प्रॉफिट हुआ है माइनस 4,000 रुपये, क्योंकि माइनस 16 का बेचा है, माइनस माइनस आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि ये प्रॉफिट जो है हमने ये चेक लगाया हुआ था कि प्रॉफिट रिपोर्ट बनती ही सेल की बेस पे है, तो सेल वैसे ही क्योंकि क्वांटिटीज माइनस में सेव होती है तो सेल की तो हर चीज़ माइनस में शो होने शुरू हो जाएगी। तो हम इसको वहाँ पे समझाते हैं जाके कि नहीं, तुमने इसकी क्वांटिटी को रिपोर्ट बनाते हुए माइनस में नहीं दिखाना। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी क्योंकि सेल्स के ऑर्डर शो हो रहे होते हैं और सेल्स की क्वांटिटी हमने माइनस कर दिया, डाटाबेस में जो भी चीज़ सेल होती है वो माइनस के साथ सेल होती है, तो प्रॉफिट रिपोर्ट पे भी इम्पेक्ट कर रही है हमारा माइनस का साइन। स्टॉक रिपोर्ट तो सही होगी लेकिन सेल रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में माइनस के साइन शो होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे भी हम एब्सलूट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक रिपोर्ट बन रही थी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, इसमें क्या हो रहा है, सेल प्राइस मल्टीप्लाई पे क्वांटिटी हो रही है, क्वांटिटी हमेशा ही माइनस आनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और नीचे टोटल में भी। तो हम इन चारों क्वांटिटीज़ को एब्सलूट कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे आगे भी दो जगह क्वांटिटी यूज़ हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे जो है ना क्वांटिटी एब्सलूट करनी होगी, और फुटर में नहीं ज़रूरत। ठीक है, 6 जहाँ जहाँ पे भी आपको क्वांटिटी नज़र आ रही है उसको आप एब्सलूट कर दें, सिंपल। तो ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर लिखूँगा मैथ डॉट एब्सलूट, मैथ डॉट एब्सलूट कर दिया।
वो कहेगा कि अंदर वाली वैल्यू को पहले आप जो इंटीजर में कन्वर्ट करें, ठीक है, करना होगा। इन डॉट पार्स कर लें या इसको कन्वर्ट डॉट टू इंट कर लें। मैं इसको कन्वर्ट डॉट टू इंट कर रहा हूँ, स्मॉल इंट में, ताकि मुझे फिर क्वांटिटी को डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना करना पड़े। इन डॉट पार्स ने आपको कहना था कि आप पहले क्वांटिटी को डॉट टू स्ट्रिंग करें, तो मैंने इसलिए इन डॉट पार्स की बजाय कन्वर्ट डॉट टू इंट यूज़ कर लिया। और ये वाली चीज़ मैथ डॉट एब्सलूट, और एब्सलूट के फंक्शन को अंदर इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये कॉपी कर लिया ताकि मैं इधर भी यूज़ कर सकूँ। दो ब्रैकेट्स, और कहाँ क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ हुई है, यहाँ पे भी वो यूज़ कर सकूँ। मैं एडेड एब्सलूट का फंक्शन भी और ये भी दूसरा फंक्शन भी, और दो ब्रैकेट्स क्लोज कर दूँ। आगे कहाँ पे क्वांटिटी यूज़ हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया मैथ डॉट एब्सलूट एंड कन्वर्ट डॉट टू इंट, और दो ब्रैकेट्स क्लोज कर दी दो फंक्शंस की। इसके अलावा 1 2 3 4 प्लेसेस पे कर दिया। देखते हैं कहाँ मिसिंग है। जहाँ जहाँ क्वांटिटी यूज़ हुई है वो एब्सलूट होनी चाहिए। हम क्वांटिटी के माइनस और पॉजिटिव इम्पैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे भी क्वांटिटी फुटर में भी एक जगह यहाँ यूज़ हुई है, और क्वांटिटी यूज़ हुई है यहाँ पे। क्वांटिटी के पीछे लिख दिया मैंने मैथ डॉट एब्सलूट, और फिर उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल कर दिया कन्वर्ट डॉट टू इंट, और इन दोनों फंक्शन की ब्रैकेट दोनों को क्लोज कर दिया। अब मैं आपकी इस पे रिपोर्ट को रिफ़्रेश करता हूँ। हमने सारे कोशिश किया कि ये 1 2 3 और फिर फुटर से चौथी जगह से हमने चीज़ों को जो है ना वो एब्सलूट किया, माइनस के इम्पैक्ट को ख़त्म किया। रिफ़्रेश कर रहा हूँ इस रिपोर्ट को। तो अब आमिर सलीम वाला आर्डर जो कि आपने 16,000 की चीज़ें सेल की थी, एक्चुअली में 12,000 की मिली थी और आपने 4,000 कमाया है। और अब ये रिपोर्ट जो है वो बेहतर वे से आपको प्रेजेंट हो रही है। अच्छा, एक और अच्छा काम जो आप अपनी रिपोर्ट के साथ कर सकते हैं, स्पेशली सेल और परचेज रिपोर्ट के साथ और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के साथ, वो ये है कि आपका सबसे जो लेटेस्ट आर्डर आया है वो काशिफ रियाज से आपने माल परचेज़ किया है। तो जब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ आर्डर शो होंगे तो आपका सबसे नया वाला आर्डर नीचे, सबसे नीचे चला जाएगा। तो हो सकता है आप इनको जो है वो आर्डर बाय डिसेंडिंग कर लें, यानी सबसे लेटेस्ट आर्डर सबसे ऊपर हो, यानी सबसे आपने अभी अभी जो ताज़ा परचेजेस किए हैं वो काशिफ रियाज साहब से किए हैं, ये आर्डर सबसे ऊपर आना चाहिए। और सबसे पुराना आर्डर, आर्डर नंबर 226 मई का, इसको सबसे नीचे चला जाना चाहिए। परचेज रिपोर्ट में भी ऐसे होना चाहिए, सबसे लेटेस्ट परचेज ऊपर आनी चाहिए। सेल्स रिपोर्ट में भी जो सबसे नया सेल का आर्डर आया है जो कि आमिर सलीम ने दिया था वो नीचे नहीं सबसे ऊपर आना चाहिए, ताकि जब यहाँ पे 100 आर्डर हो जाएं, थाउजेंड्स ऑफ आर्डर हो जाएं, तो ऊपर सबसे नए वाले आर्डर शो हो रहे हों, सबसे ऊपर सबसे नए वाले आर्डर शो होने चाहिए। और ये स्टॉक की रिपोर्ट में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी हो सकता है कि आप सबसे ऊपर अपना लेटेस्ट वाला आर्डर, यानी 5 मई की बजाय 17 जून वाला आर्डर आप लोग पहले देखना चाहते हो। तो हम इसको जो है वो इन तीनों रिपोर्ट्स में जो यहाँ पे हमने शो किया, परचेज की रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, हम इसको आर्डर बाय आर्डर आईडी कर लेते हैं और आर्डर बाय डिसेंडिंग कर लेते हैं। तो सिंपल काम है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप रिपोर्ट कंट्रोलर में जाएं और परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में डॉट आर्डर बाय लगा दें। यानी आर्डर्स के टेबल से वो वाले आर्डर पिक करो जिनकी टाइप परचेज है, और उन आर्डर को लिस्ट में डालने से पहले डॉट आर्डर बाय कर लो। आर्डर बाय नॉर्मल नहीं, आर्डर बाय डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट तो आर्डर बाय डिसेंडिंग। और किस लिहाज से आर्डर कर लो, एक्स गोज टू आर्डर आईडी के लिहाज से, आर्डर की डेट के लिहाज से भी आर्डरिंग की जा सकती है। चलें आर्डर की डेट के लिहाज से आर्डर कर लें। आर्डर बाय डिसेंडिंग या आर्डर आईडी के लिहाज से कर लेते हैं। आर्डर आईडी, सबसे बड़ा आईडी सबसे ऊपर और आर्डर के आईडी डिक्रीज होते चले जाएंगे, सबसे छोटे आईडी वाला आर्डर सबसे नीचे चला जाएगा। तो सबसे बड़ा आईडी, सबसे लेटेस्ट आईडी सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको आर्डर आईडी की बजाय आर्डर डेट से चेक करके देख लें, मुझे लगता है आर्डर डेट जो है वो काम कर जाएगा। इसी तरह से आपको सेल रिपोर्ट में भी क्या करना होगा, सेल रिपोर्ट की भी जो लिस्ट बन रही है उसको उससे पहले कह दें डॉट आर्डर बाय, तो मैं डिसेंडिंग आर्डर में करना चाहते हैं, और एक्स गोज टू
किस लिहाज से करना है? आर्डर बाय डिसेंडिंग करना है, आर्डर आईडी के लिहाज से। इनवाइस को नहीं ज़रूरत चेंज करने की, प्रॉफिट एंड सेल्स स्टॉक रिपोर्ट की भी नहीं ज़रूरत, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी सेल्स शो हो रही हैं, और हम ज़रूर चाहेंगे कि सबसे ताज़ा वाला सेल का आर्डर जो है वो सबसे ऊपर आ जाए, आर्डरिंग होकर सबसे ऊपर आ जाए, सबसे डिसेंडिंग नीचे वाला आर्डर सबसे पहले आ जाए। डिसेंडिंग आर्डर में हम इसको सेट कर रहे हैं, आर्डर का आईडी डिक्रीज करता चला जाए, सबसे बड़े वाला आर्डर सबसे ऊपर, आईडी वाला सबसे बड़े आईडी वाला आर्डर सबसे पहले आ जाएगा। एक्स डॉट आर्डर आईडी के लिहाज से इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को भी अरेंज कर दूँ। अब देखते हैं क्या इम्पेक्ट आ रहा है आपका आपकी रिपोर्ट्स में। एडमिन साइट से लॉगिन कर लें या डायरेक्ट फ़िलहाल एडमिन का इंडेक्स पेज ओपन करके देखें। तो हमने अपने सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में लेटेस्ट आर्डर को ऊपर कर लिया और पुराने आर्डर्स को नीचे ले गए हैं। तो हमने आर्डर बाय डिसेंडिंग किया है, डिक्रीज होता हुआ आर्डर, सबसे नए आर्डर सबसे ऊपर और पुराने आर्डर डिक्रीज होते चले जाएं। आर्डर बाय डेट कर लें या आर्डर बाय बेशक आईडी कर लें। रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, मैं सबसे पहले परचेज रिपोर्ट ओपन करके देखना चाहता हूँ। तो 8 नंबर आर्डर सबसे पहले आया, काशिफ रियाज का सबसे लेटेस्ट आर्डर 17 जून वाला आर्डर सबसे पहले आया, उसके बाद 7 जून वाला, उसके बाद 26 मई वाले, पुराने आर्डर नीचे चले गए हैं। परचेज रिपोर्ट अरेंज हुई, सेल रिपोर्ट चेक करें, क्या सबसे नई सेल वाला आर्डर सबसे ऊपर आया है? सेल रिपोर्ट में तो आमिर सलीम का आर्डर पहले शो हो रहा है, और जिशान का 5 मई वाला सेल का आर्डर जो है वो नीचे चला गया है। तो जो भी नया आर्डर आएगा तो वो ऊपर आएगा, पुराने आर्डर नीचे चले जाएंगे। ये अच्छा आर्डर है, आपने इसको डिसेंडिंग आर्डर में कर दिया है। और इसी तरह से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ओपन करूं तो यकीनन जो है वो 5 मई वाला आर्डर का प्रॉफिट एंड लॉस बाद में दिखा रहा है, लेकिन पहले लेटेस्ट आर्डर जो अभी अभी आया है 1 आवर पहले, उसको जो है वो आपको अभी अभी दिखा रहा है, उसका प्रॉफिट भी अभी भी दिखा रहा है, टोटल भी अभी भी दिखा रहा है आपको। तो ये आपकी चारों रिपोर्ट्स अरेंज भी हो गई हैं, इनकी इनवाइसेस भी ओपन हो रही हैं, स्टॉक भी माइनस प्लस हो रहा है, और सारा डाटा जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिपोर्ट को मज़ीद जो है वो बेटर करने की कोशिश करेंगे।